हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ ए डिफाइंड एज अ ब्रेकडाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओसोफेगस, स्टोमच, duodenum or mucosal lining of digestive tract due to presence of high concentration of acid। यह क्या होता है? जो हमारे ओसोफेगस, स्टोमच में जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है उनका ब्रेकडाउन होने लगता है, क्योंकि जो उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड के प्रेजेंस के कारण। अब इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। दे आर मेनली 3 टाइप्स। इसमें सबसे पहला है ओसोफेगियल अल्सर, दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर, तीसरा है ड्यूडेनल अल्सर। ओसोफेगियल अल्सर, इट इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओसोफेगस। इसमें क्या होता है, जो ओसोफेगस में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। किस? इट इज़ अ ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिफ्लक्स इन ईसोफेगस। ठीक है, क्यों होता है? जो एसिड होता है हमारे स्टोमच में वो रिफ्लेक्स होता है। जैसे कि हमने पहले भी टॉपिक में गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ में हमने पढ़ा था कि एसिड जो होता है वो इसोफेगस में रिफ्लक्स होता है, तो ये क्या करता है? कॉज होता है, अल्सर कॉज करता है। मोस्टली सीन इन लोअर एज, सबसे ज़्यादा यह लोअर रीजन में देखने को मिलता है ओसोफेगस के। अब जानते हैं गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है। It is a breakdown of mucous membrane of stomach due to some injury like substance, alcohol, caffeine, aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs। ये क्या होता है? जो हमारी स्टोमच की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेकडाउन हो जाती है ड्यू टू सम इंजरी के कारण। जैसे अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है, कैफीन का ज़्यादा यूज कर रहा है, ज़्यादा एस्पिरिन का यूज कर रहा है, तो इनमें गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। अब जानते हैं ड्यूडेनल अल्सर के बारे में। इट इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ड्यूडेनम ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड और फास्टिंग पीरियड। यह क्या होता है? जब हमारी वेगस नर्व होती है उसके स्टिमुलेशन के कारण जो हमारी ड्यूडेनम की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका ब्रेकडाउन होने लगता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से कॉजेस हैं जो पेप्टिक अल्सर को कॉज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसिड। अगर हमारे स्टोमच में या फिर इसमें एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने के कारण अल्सर कॉज कर सकता है। अगर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सम ड्रग्स जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एस्पिरिन, अगर हम कोई भी प्रोलॉन्ग यूज ड्रग कर रहे हैं ये इनमें से, तो क्या करता है? ये अल्सर कॉज करता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन। अगर हम एक्सेसिव इंटेक कर रहे हैं कैफीन का तो अल्सर हो सकता है। इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण अल्सर हो सकता है। फास्टिंग या रेस्टिंग पीरियड, कभी कभी क्या होता है अगर हम फास्ट रहते हैं तो उस समय भी अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव स्ट्रेस, अगर हम बहुत समय से प्रोलॉन्ग एक्सेसिव स्ट्रेस किसी बात का ले रहे हैं तो इससे हो सकता है। और नेक्स्ट है जेनेटिक कॉजेस। अब हम जानते हैं इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को क्या होता है? डिस्कम्फर्ट फील होता है। हार्ट बर्न होता है। जलन, सीने में जैसे जलन सा रहता है। नोजिया, इपीगैस्ट्रिक पेन, इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेन महसूस होता है। डिस्पेप्सिया, वेट लॉस, ओमटिंग विथ या विदाउट ब्लड। ओमटिंग के साथ कभी कभी ब्लड भी आता है, कभी और बिना ब्लड के ओमटिंग होती है। ब्लडी स्टूल के साथ ब्लड आना। एनोरेक्सिया, भूख ना लगना। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पेन, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन होना। इसके साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं।
चलिए जानते हैं कौन कौन से डायग्नोस्टिक और टेस्ट इसमें किए जाते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि कब से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करेंगे कि ये अल्सर एक्चुअली में है कहाँ, किस जगह पे है। बैरियम स्टडी करेंगे। बैरियम स्टडी क्या होता है, इससे पता लगाया जाता है कि अल्सर कहाँ पे है। इंडोस्कोपी द्वारा या फिर पता करते हैं। अब हम इसके मैनेजमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहला है इसमें फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन दी जाती है। अगर जो पेप्टिक अल्सर है वो बैक्टीरियल कॉजेज़ के द्वारा हुआ है तो एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स देते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स होता है मेट्रोजिल देते हैं। H2 ब्लॉकर देते हैं। H2 ब्लॉकर क्या करता है, हाइड्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है रेंटिडिन। नेक्स्ट है एंटाएसिड। एंटाएसिड क्या करता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट, मोस्टली पेशेंट में यूज करते हैं। प्रोटॉन पंप इन्वर्टर, प्रोटॉन पंप इन्वर्टर का यूज करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ओमेप्राजोल। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर क्या होता है कभी कभी पेशेंट जो होता है अल्सर उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ गैस्ट्रिक, जो हमारा लोअर पोर्शन ऑफ गैस्ट्रिक होता है एंड जॉइन विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ डीडियम, जो हमारा ये गैस्ट्रिक रीजन होता है, ठीक है। यहाँ से अगर अल्सर यहाँ पे कॉज हुआ है तो क्या करेंगे, इसको कट करके रिमूव कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ड्यूडेनम से लाकर जो रिमेन पार्ट होगा उसको ड्यूडेनम से लाकर जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इसमें बैगोटोमी। बैगोटोमी का मतलब होता है कटिंग ऑफ वेगस नर्व, जो वेगस नर्व की वजह से ड्यूडेनल अल्सर होता है उस वेगस नर्व को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी। सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ डेड पोर्शन विच आर मोर इफेक्टेड बाय अल्सर इन स्टोमच। इसमें क्या होता है, वो जो अल्सर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर जिस जगह पे होता है उस जगह को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर सबसे ज़्यादा अल्सर लोअर पोर्शन ऑफ स्टोमच में पाया जाता है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करके हटा देंगे। नेक्स्ट है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है, जो हमारा स्टोमच होता है उसको पूरा हटा देते हैं, टोटली रिमूव कर देते हैं। इसमें अगर हमारे स्टोमच में बहुत ज़्यादा ही क्या हो रहा है, अल्सर हर जगह अल्सर कॉज हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी अल्सर हो गया, यहाँ पर भी अल्सर हो गया, तो ये क्या करेंगे, तो हमारा टोटल जो स्टोमच होता है उसको ये रिमूव कर देंगे। अब देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। क्या हम भोजन के द्वारा उसको मतलब कौन कौन से डाइट को रहेगा उसे हम मैनेजमेंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है अवॉइड स्पाइसी फूड। जितने भी स्पाइसी फूड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड ऑयली फूड। ऑयली फूड का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इनकरेज द प्लेंटी ऑफ फ्रूट। पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्रूट देना चाहिए, जैसे जूस देना चाहिए पेशेंट को, या फिर कोई भी दाल का सूप वगैरह पेशेंट को दी जाती है। लिटिल एंड फ्रीक्वेंट फूड। लिटिल मतलब थोड़ा सा भोजन देना चाहिए, ज़्यादा भारी मात्रा में भोजन नहीं देना चाहिए। अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग। एल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए।